हेलो। हाँ, तो जी कैसे हो आप सभी लोग? पिछला वीडियो देखा आप लोगों ने इलैबोरेशन का? देखो वो जो इलैबोरेशन का वीडियो था ना, उसको आप बहुत अच्छे से देखो। उस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ। जिस बच्चे के 2-3 नंबर आ रहे होंगे ना, वो 5-6 नंबर पे चला जाएगा। क्योंकि देखो, वहां आप लिख दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता, आप लिख दोगे, आपके पास कंटेंट की कमी भी नहीं है। बट जो छोटे छोटे रूल रेगुलेशन, जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हो ना, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं, वो बहुत जरूरी थी आपको बतानी। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिखना नहीं सिखाया, मैंने आपको लिखना भी सिखाया है। लेकिन उसके लिए आपको जो ट्रांसलेशन के 2 वीडियो हैं वो देखने होंगे। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए हैं कि आपको कैसे लिखना है ना? एक मतलब अगर आप ट्रांसलेशन के वो दोनों वीडियो देख लोगे, तो आपको इंग्लिश की किसी भी टाइप के सेंटेंस का उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म करना आ जाएगा, और इतना आ जाएगा तो आप लिख दोगे। कि देखो, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए ना, आप उसके ऊपर लिख दोगे। आप लिखोगे ना, देखो हिंदी के अंदर भी तो ऐसे आएगा, कोई भी रैंडम ऐसे आएगा, आप उसके ऊपर लिखोगे। तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं लिख सकते? कंटेंट की कोई कमी थोड़ी ना आपके पास। बस आपको थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आती है, ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, उसके लिए आप वो 2 वीडियो देखो, है ना? और देखो, एक्चुअली में दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप और हम कैसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन वाले जो वीडियो है ना, उसमें क्या है, एक्चुअली वो 10 वीडियो का कंटेंट है टोटली, अगर देखा जाए तो। अगर वो ऑफलाइन क्लास होती तो वो 10 वीडियो का कंटेंट था, जो कि ऑनलाइन मोड होने की वजह से हमें हमने उसको कितने में दिया, 2 ही वीडियो में दिया। क्योंकि देखो, ऑफलाइन मोड में क्या होता है ना, कि आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है साथ में, ताकि वो एक एक चीजें आपके दिमाग में छप जाए। लेकिन देखो, अगर ऑनलाइन मोड में ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाओगे। अगर 10 वीडियो डाल देंगे ट्रांसलेशन के, तो आप नहीं देख पाओगे, पॉसिबल भी नहीं होगा आपके लिए। तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि चीजों को बहुत थोड़ा फास्ट करवाया जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको आपके एंड पे ज्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि देखो, उस मतलब 2 वीडियो के कंटेंट को बचाने के लिए आपको मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लिख लिख के एकदम एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर को याद करना होगा। आप ऐसा मत करो सिर्फ कि उस वीडियो को ईयरफोन डाल के देख लिया और आपने सोचा आपको आ गया। नहीं नहीं, आप उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से वर्क करो, आपके अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा। और आप देखो, ये इलेबोरेशन, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, लेटर सब लिख दोगे उसके बाद। क्योंकि कंटेंट की आपके पास कोई कमी है ही नहीं। आपके पास डायमेंशन की कोई कमी नहीं है कि किसी टाइप का कोई पैराग्राफ आए, उसके अंदर कितने डायमेंशन देने हैं, कैसे लिखना है, सब कुछ आता है आपको। आप जीएस 1 2 3 के अंदर कितने आंसर लिखोगे, सोचो, है ना? तो इसलिए उस वीडियो को देखो, ट्रांसलेशन के वीडियो देखो, आप सब कुछ लिखना सीख जाओगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप कोई पर्टिकुलर किसी थीम को या कोई 10-15 टॉपिक किसी से ले लिए, उनको रटना मत। क्योंकि आप जो रटोगे वो एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इससे अच्छा आप लिखना ही सीख लो ना, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा कुछ। और मैंने आपको बहुत सारी कॉपियां भी दिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि जितना आप डर रहे हो इन चीजों से, उतना डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सही, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा खुला खुला और साफ सुथरा लिख के आओगे ना, आपको एग्जामिनर नंबर देगा। एग्जामिनर नंबर काटने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको नंबर देने के लिए बैठा है। बस थोड़ी सी उसकी हेल्प करो, वो आपको जरूर जरूर नंबर देगा, है ना? अब चलो देखो, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है आज अपना, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग ये भी 10 नंबर की आएगी, जैसे इलेबोरेशन 10 नंबर का था, वैसे ही अपनी पैराग्राफ राइटिंग है। और दूसरी बात बताता हूँ, देखो इन दोनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कि उसके अंदर भी आपको लिखना था 150 वर्ड्स लिखने थे, इसके अंदर आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। वही मतलब इसमें भी आपको कोई टॉपिक मिलेगा, उसी के ऊपर आपको पूरा लिखना है। एग्जाम्पल लिखने हैं, फैक्ट्स लिखने हैं, डेटा लिखने हैं, और वही कोई कोटेशन लिखनी है। बस यही सब सेम सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर है नहीं। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपको गिनती की 15-20 लाइनें इंग्लिश की लिखने आ गई ना ठीक ठाक ढंग से, तो आप मतलब आराम से 6-7 नंबर ले आओगे। और आप इन टॉपिक से बिल्कुल बिल्कुल डरो मत, आपको आता है सब कुछ, मेरी बात मानो, आपको सब कुछ आता है इसके अंदर, आप बहुत अच्छा लिख के आओगे। बस आप वो ट्रांसलेशन के 2 वीडियो देखो अच्छे से, उनके ऊपर थोड़ी अच्छी मेहनत करो, सिर्फ देख के मत छोड़ो, उनके नोट्स बनाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, उस टाइप के सेंटेंस खुद बनाओ, और उनका ट्रांसलेशन कर करके देखो कि आप कर पा रहे हो क्या। मतलब पागलपन की हद तक थोड़ी सी प्रैक्टिस करो उसकी, फिर देखना आप में इंप्रूवमेंट कैसे नहीं आएगा, है ना? चलो आगे चलते हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 19, और आज का अपना टॉपिक क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। इलेबोरेशन सीख लिया, आज पैराग्राफ का देख लेते हैं ना। रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, है ना? क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात देखो, इस बात का भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि उन गलतियों के बहुत नंबर कटते हैं। और दूसरी बात देखो, आप अभी कितना ही परफेक्शन के लिए तैयारी कर लो, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, उस 3 घंटे के अंदर जब वो लास्ट का टाइम बचेगा, उस समय आपको ये लिखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसके अंदर, कि बच्चों ने कितना दिमाग लगाया। क्योंकि देखो,
अभी आप कितना ही अच्छे से सीख लो और कर लो, लेकिन उसको एग्जाम में उस तरीके से परफॉर्म कर पाना एक अलग कला होती है। तो कुछ कॉपियों के मतलब मीडियम से हम देखेंगे कि बच्चे कैसे लास्ट मोमेंट पे कितना दिमाग लगाते हैं, और सही में सही मायने में वो बच्चे बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी है ना, कि थोड़े से संसाधन से लास्ट में बचे हुए थोड़े से टाइम से कैसे ज्यादा नंबर निकालने हैं हमें। तो चलो देखो क्या सीखेंगे हम इसमें, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है पैराग्राफ की, मतलब क्या क्या चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो गलतियां तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा देखो क्या थोड़े बहुत टेम्पलेट, यानी कि थोड़ी बहुत फिक्स लाइनें वो मैं आपको बता दूंगा, कि वो उन लाइनों का आप यूज करना, तो मतलब 5-6 लाइनें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। और देखो पीवाईक्यू थोड़ा हम देखेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लेना। और देखो आप कनेक्ट सिविल्स टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो आगे चले, उसके बाद देखो ये अपना कोर्स का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये जितने ये कलर्ड है ना, ये सारा ये कंप्लीट हमारा कोर्स हो चुका है, यानी कि पैराग्राफ तक हमारा हो चुका। लास्ट टॉपिक हमारा एक बचा है सिर्फ, क्या वो बचा, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैस। देखो इसमें इतना सिखाने के लिए तो कोई बहुत कुछ नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। देखो आप लोगों से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट है, ए फ्यू देखो, ए फ्यू फ्यू द फ्यू पढ़ाया था आपको, उन चीजों को याद रखना, क्योंकि मतलब ऐसा है कि डिटरमिनर से क्वेश्चन आएगा आपका, पक्का आएगा। और मुझे लग रहा है जहां तक ना लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, या फिर सम, इन्हीं में से आएगा। तो सम और एनी है ना, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा आप सीखना। देखो आप लोगों से क्या क्या रिक्वेस्ट है, नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और देखो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि टाइम टाइम पे आप लोगों को क्या मिलती रहे, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और देखो आप लोगों को वीडियो पे कमेंट जरूर करना है कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मतलब और आप क्या चाहते हो। उसके बाद देखो चीजों को क्या कर लेना है, दिमाग के अंदर सेव कर लेना है एकदम। और देखो मैं तो जहां तक हो ऐसा ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीजें अच्छे से याद हो जाए, और जो आपके एग्जाम में बहुत काम आए, है ना। और देखो लास्ट बात क्या है, कि आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करनी होगी खुद के एंड पे, है ना। आगे चलना देखिए। और देखो पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है, आप लोगों को पता है क्या करना है आपको, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी, या फिर आपके व्हाट्सएप पे कहीं भी क्या करना है आपको, मतलब कनेक्ट सिविल के चैनल का, या फिर टेलीग्राम चैनल का, या फिर किसी भी वीडियो का क्या करना है आपको, वहां पे स्टेटस लगाना, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको कहाँ भेज देना है, आपको कनेक्ट सिविल टेलीग्राम चैनल पे जाना है, और कहाँ भेज देना है, लेट्स कनेक्टेड पे। आप सिर्फ बस वो स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका काम खत्म, आपको अपने आप पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा, कि आप लोग मतलब बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि आप क्या करो 20 पैराग्राफ रट के चले जाओ, है ना। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पैराग्राफ की लिस्ट दे दो, कौन कौन से याद करने हैं बता दो, इंपॉर्टेंट कौन से बता दो। यार मैं बता दूंगा, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं आपको आराम से 15 पैराग्राफ बता दूं कि ये याद कर लो, मेरा पीछा छुड़ाने के लिए ना, कि याद कर लो। बट अंदर मायने में मुझे पता है कि वो मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें से नहीं आएगा। देखो कैसे टॉपिक देता है, आप खुद देखो ना, आप थोड़ा सा आरपीसी को पकड़ने की कोशिश करो कि आरपीसी किस टाइप का टॉपिक दे रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। एक बात बताओ, क्या कोई भी प्रिडिक्ट करेगा ऐसे टॉपिक, तो क्या वो कर देगा इसको प्रिडिक्ट कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पूछ सकता है, या फिर क्या इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग, आप बता सकते हो कि इस बार ये ऐसा कुछ आने वाला है। नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और करना भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, चलो आप 20 याद भी कर गए, है ना, और उनमें से इन तीनों में से एक आ भी गया, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आप याद करके गए थे उतना अच्छा आप लिख दो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप याद करके जाओगे और उसको वैसा का वैसा लिखने की वहां कोशिश करोगे ना, आप ज्यादा गलतियां करोगे उल्टे की। देखो जैसे क्या होता है ना, कोई कोई इंसान मान लो कोई डांसर होता है, वो डांस करता है ना। एक तो क्या है, जैसे मान लो वो एक तो नेचुरल डांस करता है, एक क्या करता है वो किसी की कॉपी करने की कोशिश करता है ना। तो जब वो कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा गलतियां करेगा, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। जबकि वो नेचुरली जैसा करता है वैसा ही करेगा, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसा ही देखो इन टॉपिक्स के साथ है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि अगर आप कॉपी करके कहीं से लाइनें अगर आपने याद करके लिखी हुई है, तो उसको पता चल जाता है कि बुकिश लैंग्वेज है, ये इसका पहले से रटा हुआ है। और अगर आप नेचुरली अच्छा लिखते हो तो उसको पता चलता है। और इंसान जब लिखता है नेचुरली, खुद से कुछ करता है, तो वो अच्छा ही लिखता है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है। आप लोगों ने कितना सारा जीएस पढ़ा है सोचो, है ना। अब एक बात बताओ, ये जो टॉपिक था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी, क्या इस टॉपिक के लिए आपके पास कंटेंट नहीं था। यार आपने इतनी पॉलिटी पढ़ी है, इतना आपने करंट के इश्यूज पढ़े हैं, उन सभी में यही तो चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी, यही तो चल रहा है सब कुछ। क्यों नहीं लिख सकते आप लोग, आप आराम से लिख सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, अपनी लैंग्वेज का यूज करो, ग्रामेटिकल गलतियां कम करो, एक दो कोटेशन डाल दो, हो गया आपका काम बस। और आपको इतना फैक्ट और डेटा याद है,
थोड़ा बहुत बस फैक्ट और डेटा का मसाला इसमें आप मिला दो और उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, एग्जामिनर को दिखना चाहिए दूर से कि अच्छा अच्छा ये भी इसने डाला है, मिलेंगे आपको नंबर। याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। देखो, और दूसरा देखो, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग। अब एक बात बताओ, क्या इस टॉपिक को रटा जा सकता है? क्या आप में इतना दिमाग नहीं है? क्या आप अपने आप इस पे कुछ लिख सको? आपने फार्मिंग एग्रीकल्चर के बारे में खूब पढ़ा है, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में खूब पढ़ा है, आप आराम से लिख सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। बस अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करो उन चीजों के लिए। और देखो, द वर्क वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ये तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत करंट का था, बट फिर भी ऐसा टॉपिक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि इस टाइप का आएगा। सब लोग क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये वो इस टाइप के, वन नेशन, वो वन इलेक्शन वन नेशन, ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वैसा टॉपिक आरपीसी नहीं देती है। और देखो, उससे पहले देखो 2018 में क्या पूछा आरपीसी ने, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, है ना, कि भारत के अंदर अंग्रेजी का क्या भविष्य है। अब बताओ, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही मतलब आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आरपीसी क्या पूछ रही है आप पता ही नहीं लगा सकते। दूसरा टॉपिक देखो, द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर, है ना, कितना देखो कैसा टॉपिक है। और देखो, ट्रेवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी। तो देखो, मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लाया हूँ आपके लिए, मैं सिर्फ ये इसीलिए लेके आया हूँ कि आप लोग कहीं गलती से, देखो दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ो, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप कम से कम ये गलती मत करना कि आप कहीं 15-20 पैराग्राफ रट के चले जाओ और वहां जाके एग्जाम में ढूंढो कि यार उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, है ना। क्योंकि 20 पैराग्राफ रटने में भी बहुत मेहनत लगेगी और वहां वो मिलेगा भी नहीं। और मान लो 1% चांस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने कुछ ऐसे याद किए उनमें से कुछ मिल गया, तो आप वैसा लिख नहीं पाओगे जैसा आप याद करके गए थे, और आप उल्टे की ज्यादा गलतियां कर दोगे, है ना। तो रट के मत जाना, नेचुरली वहां लिखना, आराम से लिखना। मैं भी आपको देखो एक दो कॉपियां दिखाऊंगा, आप खुद देखते रह जाओगे कि बच्चे ने कितने दिमाग लगा के लिखा और कितने अच्छे नंबर मिले उसको ना। मतलब उसको कुछ ज्यादा नहीं आता था, बट उसने उस समय इतना तेज दिमाग की, मतलब वो बच्चा इतना तेज था, उसने इतना अच्छा लिखा और इतना एग्जामिनर को उसने मतलब लिख के इस प्रकार से उसको भ्रमित कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि ये बच्चा खेल क्या गया मेरे साथ ना। देखो मैं दिखाऊंगा वो कॉपी आपको, आगे चलते हैं। देखो, ये छोटे छोटे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है पैराग्राफ की, क्या है देखो। सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली गलती पता है बच्चा क्या करता है, कि वो टॉपिक को वाइजली चूज ही नहीं करता है। आप उन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा सोचना कि यार इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है, किसके ऊपर मेरे पास डाटा फैक्ट ज्यादा है, किस टॉपिक के ऊपर मैं एक दो कोटेशन भी लिख सकता हूँ, किसके ऊपर मैं एक दो एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, उसी टॉपिक को चूज करना। उल्टा पुल्टा ऐसा जिस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो उसको चूज मत करना कि यार ये कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसी के ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा मत करना। जो बहुत अच्छे से आता हो ना उसको चूज करना, बहुत वाइजली चूज करना है आपको टॉपिक। अगला देखो, जिस किसी टॉपिक पर आप लिख रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, देखो आप टाइटल जरूर लिख के आना। अगर आप टाइटल नहीं लिखोगे, ये मैंने आपको प्रेसी में भी बताया था, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि यार आपको तीन चॉइस दी गई थी लिखने के लिए, आप लिख किस पे रहे हो ना। और एग्जामिनर क्यों इतनी मेहनत करे कि वो पता लगाए कि आप कौन से पे लिख रहे हो। उसे तो कम से कम मेहनत करवानी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दे। तो टाइटल आपको जरूर लिखना है। अब देखो, एक मतलब उन्होंने पिछला मेंस भी दिया था, मैंने जब इलेबोरेशन का जो वीडियो डाला था, वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये बात तेरी सही है। पिछली बार एग्जाम जैसे ही मैं देके बाहर निकला ना पेपर 4, मुझे एहसास हुआ कि यार मैं टाइटल लिखना भूल गया, है ना। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। मैं ये बात कितनी बार बोलता हूँ, टाइटल आपको जरूर लिखना है। और देखो, की पॉइंट्स रफ में पहले ही लिख लेना। आप किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख रहे हो ना, उसमें कुछ भी नहीं करना है। की पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे कि यार मैं ये पॉइंट लिखूंगा, वो रफ में पहले ही लिख लो। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखो की पॉइंट लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ये मत सोचो कि यार सर की पॉइंट लिखने में मुझे तो 10 मिनट लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, गिनती की आपको 15 तो लाइनें लिखनी है, तो कितने की पॉइंट लिखने होंगे आप सोचो, मुश्किल से 5 से 6 7 की पॉइंट लिखने हैं बस। 7 की पॉइंट लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको, है ना। 1 मिनट 1.5 मिनट का समय लगेगा, उसके ऊपर अपने फिर क्या करना है, अपने को 15-20 लाइनें लिख देनी है। तो की पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप 15 मिनट तक यही सोच रहे हो कि मैं क्या क्या लिखूंगा, की पॉइंट क्या होंगे। मतलब फटाफट बस 1-1.5 मिनट में एक रफ उसका ड्राफ्ट तैयार किया, बाद में उसको लिखना शुरू कर दिया। अब देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देखो, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, है ना, एंड मेक स्मॉल सेंटेंसेस। मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं ऐसा सेंटेंस फॉर्म करते हैं कि वो 3 लाइन तक खत्म नहीं होता है। मतलब सेंटेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट में सेंटेंस खत्म होते होते ऐसा हो जाता है कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है लास्ट में ना। तो ऐसी शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा सेंटेंस, या तो देखो आप 3 लाइन का सेंटेंस जब भी लिखो जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, है ना, आप मतलब लास्ट तक सेंटेंस की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सको, वरना आप 3-3 लाइन के सेंटेंस मत लिखो। मैं कॉपियां चेक करता हूँ, बहुत सारे बच्चे मतलब इस टाइप की गलती करते हैं कि वो खत्म करते करते तो उसका सब कुछ एसेंस, उसका मीनिंग सब खत्म हो जाता है।
ऐसी गलती अपने को नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर कम से कम ज्यादा ना पढ़ेगा तो शुरू की 3-4 लाइन तो वो जरूर पढ़ेगा। तो लैंग्वेज आपको बहुत सिंपल रखनी है और मतलब छोटे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। मैं क्यों बार बार छोटे सेंटेंस बोलता हूँ, क्योंकि अगर सेंटेंस छोटे होंगे ना तो आप गलती कम करोगे, है ना। एग्जामिनर वहां ये नहीं देख रहा है कि आपने सही कितना लिखा है, वो तो ज्यादा ये देखेगा कि आपने गलतियां कितनी की है। वो उन गलतियों पे ही मार्क करता जाता है ना। सही पे वो टिक ना लगाए लेकिन वो गलतियां जरूर देखता है आपकी। उसके बाद देखो, अवॉइड बुकिश लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज का मतलब ये देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जैसे कोई सोशल प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर बच्चों को लगता है कि इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, मतलब एक ऐसे तो पक्का आएगा, वुमेन के ऊपर आएगा, ये वो ऐसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, 10-20 लाइन हो सकता है तो पहले से ही तैयार करके जाते हैं, बाद में उनमें प्रॉब्लम जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है उसके वर्ड्स को फिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की बुकिश लैंग्वेज का ज्यादा यूज नहीं करना है। आप अपने ही छोटे छोटे सेंटेंस लिखो। मैं आपकी कॉपियां चेक करता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हो, ऐसी बात नहीं कि आप अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। बस आप छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स करते हो, उनको अवॉइड करना है, बाकी आप लिखते बहुत अच्छा हो, हर बच्चा अच्छा लिखता है। अब देखो, अब पिछले 2 साल में देखो, आप ट्रेंड देखो, क्या एक भी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर आया क्या, कोई भी ऐसे कोई भी पैराग्राफ आया नहीं आया ना। तो ऐसी गलती आप मत करना कि आप बहुत सारी लाइनें सोशल प्रॉब्लम के लिए या किसी भी मतलब प्रॉब्लम के लिए आप रट जाओ और उन्हीं लाइनों को वहां फिट करने की कोशिश करो, वो फिट नहीं होने वाली है। वहां पे आप नेचुरली ही वहां लिखना और अच्छे से छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करना। आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो बहुत कुछ रट के जाएंगे। और उसके बाद देखो, पॉइंट्स कैन बी रिटन एज पर डिमांड। अगर पैराग्राफ की डिमांड है तो आप पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इलेबोरेशन में आपको पॉइंट नहीं लिखने हैं। इलेबोरेशन में आपको बिल्कुल भी पॉइंट नहीं लिखने हैं। लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप पैराग्राफ के अंदर आप पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में कुछ पूछा है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है ना, तो उसके अंदर एडवांटेज के 4 पॉइंट बना दिए, डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट बना दिए। तो ऐसे आप मतलब अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप पॉइंट बना सकते हो। उसके बाद देखो, राइट एक कोटेशन या स्लोगन इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। अब देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको कोटेशन या फिर स्लोगन लिखना ही लिखना है। बट देखो, अगर आप पैराग्राफ की शुरुआत में कोई कोटेशन लिख दोगे, कोई मतलब स्लोगन लिख दोगे, या फिर मान लो कोई बहुत ही फेमस आदमी है उसका कहा हुआ कोई स्टेटमेंट है वो लिख दोगे, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है एग्जामिनर पे ना। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के कि बच्चे को मतलब काफी नॉलेज है, काफी करंट से जुड़ा हुआ है, काफी चीजों का इसको पता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मत सोचना वहां कोई आप कबीर का दोहा याद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट भी होते हैं जो आपको जनरली याद होते हैं ना, आप न्यूज़पेपर में यहाँ वहां कहीं पढ़ते हो तो उनको भी वहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो, राइट डेफिनेशन और एक्सप्लेन द टॉपिक फर्स्ट। अब देखो, जो भी टॉपिक है ना, अगर उसकी कोई डेफिनेशन हो सकती है तो वो डेफिनेशन लिखो, या फिर क्या करो, वो जो टॉपिक है, जो टॉपिक हमें दिया गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, है ना, उसकी मतलब उसको क्या करो, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करो। उसके बाद देखो, ट्राई टू राइट मोर डेटा एंड फैक्ट्स, आरपीसी लव डेटा एंड फैक्ट्स। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, आप क्या करो ना, उस पैराग्राफ के अंदर जैसा भी जो भी आपको देखो, एग्जैक्टली आपको कोई नंबर नहीं याद है तो आप उसको परसेंटेज में लिख सकते हो ना, जैसे ऑलमोस्ट 70% ऐसे। और उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। क्योंकि देखो, आरपीसी आरपीसी मतलब वो जो कॉपी चेक करने वाले ना, उनको डेटा और फैक्ट से बहुत प्यार है। डेटा और फैक्ट लिखने से ऐसा नहीं है कि आरपीसी, कहीं भी आप देखना, आप कभी भी आप खुद भी अगर किसी को कोई बात बताते हो ना, और विद आप डेटा और फैक्ट के बताते हो ना, तो आपकी बात में ज्यादा वजन होता है। एक तो आप ऐसे रैंडम आपने कुछ बोला, और एक आपने कोई भी बात बोली, आपने साथ में डेटा भी बोला और कुछ फैक्ट भी बताए, और आपने एक एग्जाम्पल भी दिया, तो आपकी बात में ही ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ज्यादा वजन आ जाएगा। तो देखो, वो कॉपी चेक करने वाले भी ऐसे इंसान है, अगर आप डेटा फैक्ट एग्जाम्पल लिखोगे तो उनको मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा, उनको पता चलेगा कि इस बच्चे को काफी नॉलेज है। आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब आगे देखो, गिव एग्जांपल इन द मेन बॉडी और रिलेवेंट शॉर्ट स्टोरी। मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई एग्जांपल लिख सकते हो किसी का, है ना। लेकिन देखो, एग्जांपल ऐसा लिखो कि किसी कोई बहुत जो फेमस इंसान हो ना उसी के बारे में लिखो, कम से कम इतना सोचो कि एग्जामिनर उसे जानता हो। या फिर क्या कर सकते हो, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो। शॉर्ट स्टोरी इतनी शॉर्ट होनी चाहिए, मतलब बस 2-3 लाइनों में आप उसको पूरा खत्म कर दो। ऐसा नहीं है कि आप 3 पैराग्राफ में स्टोरी लिख रहे हो, नहीं, बस बहुत शॉर्ट में लिखा और उसका मोरल लिख देना है वहीं पे तुरंत, है ना। कि मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ही देना है आपको मात्र। उसके बाद देखो, एंडिंग शुड हैव प्रॉपर कंक्लूजन। यानी कि देखो, पैराग्राफ को आपको लास्ट में कंक्लूड करना है। अब देखो, आपको एक बात बताता हूँ, चाहे पैराग्राफ कितना भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन देखो, आपको कंक्लूजन लास्ट में उसको कंक्लूड करते समय क्या रहना है, आपको पॉजिटिव नोट पे ही उसको कंक्लूड लास्ट में उसको खत्म करना है ना। अब देखो आगे चलते हैं।
द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस शुड बी वेरी क्लियर एंड इंपॉर्टेंट, लास्ट सेंटेंस समराइज द होल पैसेज, है ना। देखो आपके शुरुआत के सेंटेंसेस और जो लास्ट के सेंटेंस होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत सही होनी चाहिए। बीच में छोटा मोटा गड़बड़ भी है तो चल जाएगा, बट शुरुआत अच्छी करना और उसकी एंडिंग अच्छी करना, यानी कि उसका कंक्लूजन अच्छे से लिखना, उसको कंक्लूड अच्छे से करना। और देखो बाकी आप इतने ग्रेजुएट बच्चे हो, आप इतने मतलब आपने इतनी तैयारी की है, तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो, अच्छे से उसकी शुरुआत कर सकते हो, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। अब देखो ये जो अभी आपके सामने जो कॉपी है ना, ये है 2018 के इंग्लिश के जो टॉपर थे उनकी, मतलब पेपर 4 के टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर 4 के अंदर पर्टिकुलरली जो इंग्लिश जो पोर्शन था उसके टॉपर थे उनकी। अब इन्होंने देखो किसके ऊपर लिखा, इंग्लिश के ऊपर, है ना, कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यहाँ पे इन्होंने राइट लगाया, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया था, राइट लगाया, और बाद में इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। देखो वैसे इन्होंने टाइटल नहीं लिखा, और दूसरी बात ये कि 2018 में चलो थोड़ी सी मतलब लूज मार्किंग भी थी तो इनको ज्यादा नंबर मिले, बट आप लोग टाइटल ना लिखने की गलती मत करना। अब देखो कितना सिंपल लिखा है इन्होंने, इंग्लिश वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द चार्टर एक्ट 1813। अब देखो इन्होंने शुरुआत ही कितने अच्छे फैक्ट के साथ की है कि चार्टर एक्ट लिखा है, 1813 लिखा है, और देखो पब्लिक कमिटी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्म्ड, मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, कम्युनिटी लिखा है, कम्युनिटी क्वेल्ड अमंग देमसेल्फ फॉर टू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, कि वो मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज को लेके उनके आपस में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया। तो शुरुआत ही देखो इन्होंने कितने अच्छे से फैक्ट के साथ की है, यानी कि शुरू की 4 लाइनों से क्या पता चल रहा है, देखो एग्जामिनर ने देखो 4 लाइन खत्म होती क्या लगाया, टिक लगाया ना रेड कलर का, एग्जामिनर ने यहीं तक ही पढ़ा होगा कि हाँ इतनी अच्छी शुरुआत की है, इतने अच्छे फैक्ट के साथ बच्चे को पता है, तो आगे का उसने नहीं पढ़ के देखो सीधा लास्ट में गया और यहाँ एक टिक लगाया, और देखो कितने मार्क्स दिए, 8 नंबर दिए, कितने नंबर दिए, देखो 8 नंबर। और आप एक काम करना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना और सोचना कि क्या मतलब इतनी सिंपल इंग्लिश जो इन्होंने लिखी है क्या आप नहीं लिख सकते क्या। पद्मा मैडम थे जो जो पेपर 4 के टॉपर थे, वो हिंदी मीडियम से थे, सोचो वो पेपर 4 उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले उनको पूरे राजस्थान के अंदर, उन्होंने भी इंग्लिश के पैराग्राफ में भी सोचो बहुत अच्छे नंबर मिले होंगे। मतलब आप एक बात सोच के देखो, पेपर 4 में टॉप कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उनसे भी ज्यादा नंबर ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बहुत सही होता है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, वो बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है समझने में, तुरंत एक बार में पढ़ते ही सेंटेंस समझ में आता है, और एग्जामिनर क्या करता है, बहुत नंबर देता है। और देखो कितने नंबर मिले, 8 नंबर। ये जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा दोस्त ही है, ये भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, देखो कितना अच्छे से लिखा और कितने नंबर मिले, 8 नंबर। दूसरी बात आप एक देखो, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप बार बार पूछते हो कि सर राइटिंग से क्या नंबर मिलते हैं, कटते हैं, क्या होता है। अब देखो राइटिंग अच्छी नहीं है, बट कितना लेजिबल लिखा है इंसान ने ना, कितना खुला खुला साफ साफ लिखा है, मतलब एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है। तो उसको राइटिंग अच्छी और बुरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको लिखना ऐसा है कि सामने वाले को पढ़ने से पूरा समझ में आए। इनकी राइटिंग देखो बहुत मतलब अच्छी छोड़ो, थोड़ी खराब भी है मैं तो कहूंगा, बट देखो एक एक चीज समझ में आ रही है ना क्लियरली सब कुछ। अब देखो दूसरी कॉपी आपको दिखाता हूँ, ये 2021 की है ना। अब इसमें देखो क्या लिखा, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग। अब देखो उनकी शुरुआत देखो, एट प्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आगे देखो देयर इज नेसेसरी, ये क्या लिखा है, देखो देयर इज नेसेसरी टू यूज। देखो आप थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ऐसा आपने कभी पढ़ा है क्या, देयर इज नेसेसरी, नहीं होता है, क्या होता है सोचो आप, इट इज नेसेसरी होता है, क्या होता है, इट इज नेसेसरी। देयर इज ए नीड फॉर, ऐसा हो सकता है देयर इज ए नीड, है ना, कि एक जरूरत कोई जरूरत है, बट देयर इज नेसेसरी नहीं होता है, क्या होता है, इट इज नेसेसरी, है ना। अब देखो जस्ट इन्होंने पहली लाइन में ही इतनी बड़ी गलती कर दी, आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर को ये पकड़ में नहीं आई क्या, जब सोचो मुझे एक बार में पकड़ में आ सकती है, तो एग्जामिनर तो मेरे से बहुत बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, उसको कैसे पकड़ में नहीं आएगी, वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा यार मतलब ऐसी गलती कर रहा है तो बच्चा मतलब इसका इंग्लिश का लेवल इतना ही है और ये ज्यादा सीख के नहीं आया है, बस आगे देखो, है ना। फिर आगे तो क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू मिटिगेट पॉवर्टी, इट इज रियली रिक्वायर्ड टू बोस्ट। अब देखो क्या लिखा, बोस्ट, है ना। देखो बोस्ट अलग चीज होती है, ये क्या लिखा है, देखो BOAST बोस्ट, बोस्ट अलग चीज होती है और बूस्ट अलग चीज होती है, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, बूस्ट, है ना। समझ गए, बोस्ट मतलब तो क्या होता है कि खुद की प्रशंसा करना है, बूस्ट मतलब क्या होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। तो दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है, बोस्ट और बूस्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखा, देखो बोस्ट लिखा, तो एग्जामिनर इन चीजों को तुरंत पकड़ लेता है। अब देखो इनको अगर सही से नहीं पता था तो ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए ना, इसकी बजाय कोई सिंपल वर्ड भी लिख सकते थे हम। दूसरा देखो द टेक्नोलॉजी आर, अब एक बात बताओ, ये गलती इन्होंने नहीं की है, ये गलती आप लोग हर कॉपी में करते हो।
द टेक्नोलॉजी आर, देखो आप किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करो, आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करो। बच्चे क्या करते हैं, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां लिखेंगे वर्ब प्लूरल, और जहां सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां लिखेंगे वर्ब सिंगुलर, मतलब पूरा उल्टा करेंगे। जहां एस लगाना होता है वहां एस नहीं लगाएंगे, और जहां एस नहीं लगाना होता है वहां एस जरूर लगा के आएंगे। ऐसी गलती मत करो यार, आप इसको थोड़ा सा सीखो, पता नहीं आप ऐसी गलती क्यों करते हो इतना कहने के बाद भी ना। तो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी इज, है ना, ऐसे कुछ भी। अब देखो इन्होंने बहुत ऐसा सिंपल सिंपल सा लिखा, उसके बाद देखो डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग आर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लैंड, लेस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो लास्ट में क्या लिखा, इन नटशेल, लास्ट में क्या लिखा, देखो इन नटशेल। लास्ट में देखो इन नटशेल ऐसा नहीं लिखना है आपको, आप लास्ट में ऐसा थोड़ी लिखोगे कि अब लास्ट में मैं आपको बहुत ही, मतलब इन नटशेल का मतलब होता है बहुत ही, मतलब छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में आपको उसका ब्रीफ थोड़ी करना होता है, लास्ट में तो आपको उसको कंक्लूड करना होता है ना। लास्ट में तो क्या करना है, यहाँ कंक्लूजन के लिए कुछ लिखना होता है, इन नटशेल नहीं लिखना होता है। क्या लिखना है आपको, लास्ट में इसको कंक्लूड करते हुए चलना है अपने को। तो बस आगे जो भी देखो, वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट्स होगा ना, एज वेल एज क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने शुरू की, अगर आप एक दो पैराग्राफ छोड़ दो तो उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, बट फिर भी देखो कितने नंबर मिले, 3.5 नंबर मिले ना। और कंटेंट भी खूब सारा लिखा है, और इनकी रैंक भी बहुत अच्छी है वैसे तो, ऑटोमेटिकली इनको काफी नॉलेज है तो कंटेंट तो अच्छा डालेंगे। बट देखो छोटी छोटी गलतियों की वजह से इनको जहां कितने नंबर मिल सकते थे मैं आपको बताऊं, 7 नंबर मिल सकते थे, वहां सिर्फ कितने नंबर मिले, 3.5 नंबर मिले ना। अब देखो इन 3.5 नंबर से रैंक कितनी पीछे चली गई होगी, और सर्विस में कितना डिफरेंस आ गया होगा ना। एसडीएम मिल रहा होगा तो क्या मिल गया होगा, अकाउंट सर्विस मिल गई होगी, है ना, या फिर आरपीएस मिल गया होगा। अब दूसरा देखो, इस बच्चे कॉपी देखो, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग, ये भी 2021 की कॉपी है ना। और देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इज बोर्न। अब क्या लिखा है देखो, एग्रीकल्चर इज द बोर्न, बोर्न का मतलब क्या होता है, हड्डी। क्या एग्रीकल्चर हमारे देश की हड्डी थोड़ी ना है, क्या लिखना है बताओ, यहाँ क्या लिखना चाहिए था। आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा होता है, बैकबोन लिख देते तब भी सही होता, है ना। लेकिन देखो सिर्फ क्या लिखा, बोल। अब देखो आप अगर पहली ही लाइन में ऐसी गलती करोगे तो ये मतलब बहुत इंपैक्ट डालेगी आप लोगों के मार्क्स के ऊपर। तो देखो कितनी, मतलब आप खुद पढ़ के देखो, एग्रीकल्चर इज द बोर्न ऑफ इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर इज द बोर्न ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर क्या है, भारत की हड्डी नहीं, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था। पहली लाइन में गलती करते ही एग्जामिनर क्या समझ गया कि बच्चा सही से नहीं लिख पा रहा है। आगे देखो, वी थिंक अबाउट द लाइफ विदाउट एग्रीकल्चर, है ना, जो भी लिखा है चलो। इंडिया इज फार्मिंग बेस्ड कंट्री, चलो ऐसा ही लिख देते शुरू में। ये लाइन जो यहाँ लिखी है ये लाइन शुरू में लिख देते, इंडिया इज ए फार्मिंग बेस्ड कंट्री, तो ज्यादा सही रहता बजाय कि उस लाइन को लिखने के। और देखो ये तो चलो जो गलती की वो तो की, अब मैं इस कॉपी में आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखो इन्होंने क्या लिखा, पॉइंट के अंदर लिखा है ABCD, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो 1 2 3 4, यानी कि इन्होंने आगे की चीज किस में लिखी है, पॉइंट में लिखी है, किसको, एडवांटेज को और डिसएडवांटेज को। अब देखो इनको कितने नंबर मिले, 3 नंबर। यानी कि देखो अगर पॉइंट में नहीं लिखना होता ना, अगर पॉइंट में लिखना अलाउ नहीं होता तो एग्जामिनर यहाँ क्या लगा देता, क्रॉस लगा देता। यानी कि पैराग्राफ में आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो क्योंकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, लास्ट में टाइम बहुत कम होगा। कहने के लिए मैं आपको बहुत यहाँ बड़ी बड़ी बातें बता सकता हूँ, कैसे लिखना, ऐसा परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मुझे पता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर उस चीज को कंप्लीट कर पाना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है ना। वहां मतलब इतना सोचने समझने का समय नहीं होता हमारे पास। तो देखो पॉइंट में लिखना कई बार बहुत इजी रहता है, बजाय कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ, ये सोचो कि यार अब मुझे लाइनें नहीं याद आ रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो तब क्या करो, उस अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, और क्वेश्चन की थोड़ी बहुत डिमांड हो कि आप पॉइंट में लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप पॉइंट में लिख देना, है ना। इससे क्या होगा कि चलो जहां आपको 3 नंबर मिल रहे होंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल रहे होंगे वहां 4 नंबर मिल जाएंगे, बट कम से कम कुछ मिलेगा तो सही ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर क्वेश्चन की डिमांड हो और आपको कुछ ज्यादा समझ में ना आ रहा हो क्या लिखें, तो आप इस तरीके से पॉइंट में लिख देना, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, हाँ। आगे चलो देखो, क्योंकि पॉइंट में लिखना गलत नहीं होता है, एग्जामिनर क्रॉस नहीं करेगा, आपको मार्क्स जरूर देगा, लेकिन इलेबोरेशन के अंदर आप पॉइंट में मत लिखना। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो ये एक बच्चे ने किस पे लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। क्या लिखे देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इट इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ पीपल बाय पीपल विद पीपल, सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी एंड इनडिस्पेंसिबल फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देखो इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है, और देखो कंटेंट भी बहुत अच्छा है इनका।
बट देखो इनके मार्क्स मैं आपको दिखाता हूँ कितने मिले। इनको सिर्फ कितने नंबर मिले? 3 नंबर। सिर्फ कितने नंबर मिले? 3 नंबर। अब देखो कितना अच्छा लिखा, ग्रामेटिकली भी बहुत सही लिखा, और देखो कंटेंट भी खूब डाला, और कितने नंबर मिले? 3 नंबर। और देखो इससे पीछे जो था, इस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं? 3 नंबर। जबकि देखो कितनी गलतियां हैं, उसके बावजूद भी कितने नंबर मिले? 3 नंबर। और यहाँ भी देखो कितना अच्छा लिखा, कंटेंट भी लिखा, सब कुछ लिखा, यहाँ भी कितने नंबर मिले? 3 नंबर। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही कॉपी में कितने नंबर मिले? 3 नंबर। अब मैं आपको बताऊं इस बच्चे ने क्या गलती की, इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी। इस बच्चे ने इतना अच्छा लिखा बट क्या गलती की, जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना उनको अंडरलाइन ही नहीं किया। उनको क्या नहीं किया? अंडरलाइन नहीं किया। अब यार आप दिखाओ एग्जामिनर को कि यार भाई ये देख मैंने कितनी अच्छी चीज लिखी है। जब तक आप उसको मजबूर नहीं करोगे देखने के लिए, वो नहीं देखेगा आपकी चीजें। वो सिर्फ ऊपर से रैंडमली पढ़ेगा और आपको मार्क्स देके चला जाएगा। आपको कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना होगा, है ना। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसको थोड़ा सा बड़ा लिखो। जैसे कोई भी डेटा है, कोई फिगर है, मान लो ऐसे आपको 1947 ही लिखना है, तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करो, उसको अंडरलाइन करो, है ना। उसके ऊपर किसी किसी चीज पे से उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करो। एग्जामिनर को दिखाओ कि भैया देखो इधर देखो मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज लिखी है ना। अगर आपने जैसे कोई वर्ड नेल्सन मंडेला नाम लिखा है तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करो, है ना। और उसको क्या करो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करो, अंडरलाइन करो। दिखाओ एग्जामिनर को, देखो मैंने क्या लिखा है। एक कॉपी आएगी आगे देखना, मैं आपको दिखाऊंगा उस बच्चे ने देखो कितना दिमाग लगाया। तो अब ये देखो इन्होंने इतना अच्छा लिखा, सारा कंटेंट भी अच्छा लिखा, सब कुछ अच्छा लिखा, फिर भी कितने नंबर मिले? 3 नंबर। अब सोचो इस बच्चे ने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ लिखा, 3 नंबर मिले। इससे जो पिछली कॉपी थी उसमें उसने फटाफट लिखा, उस बच्चे ने, उसको भी कितने नंबर मिले? 3 नंबर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ ना। तो आपको हर एक चीज पर ध्यान देना होगा। अब अगला देखो, इस कॉपी को देखो आप लोग ना। अब देखो इसी बच्चे ने किस पे लिखा? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिखा है। क्या लिखा देखो, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, एट द बेडरॉक ऑफ इट इज द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, और देखो आर्टिकल क्या लिखा? आर्टिकल 19 ए। और देखो इस बच्चे कॉपी आप ये देखो हर चीज को अंडरलाइन किया अच्छे से। देखो कितना दिमाग लगाया इस बच्चे ने। यहाँ फंडामेंटल राइट को अंडरलाइन किया अच्छे से, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरलाइन किया, और यहाँ आर्टिकल 19 को। एग्जामिनर को एक ही लाइन में कितनी चीजें दिखी? तीन। क्या? फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 19 ए। उस एग्जामिनर को नहीं पता आर्टिकल 19 ए में क्या लिखा होगा, क्या पता गलत सही, ज्यादा नहीं पता, ये तो आपको पता है। बट चलो ये सही लिखा है इन्होंने बिल्कुल, बट उसको इतना ज्यादा नहीं पता होता। बट उसके ऊपर कितना इफेक्ट है इस चीज का कि यार बच्चे ने इतने सारे इफेक्ट लिखे हैं देखो शुरुआत में। अब आगे चलो देखो। अब आप खुद देखो इस कॉपी को अच्छे से देखो। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडरलाइन किया है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को किया है, और देखो डिग्निफाइड लाइफ को किया है। यानी कि देखो डिग्निफाइड लाइफ एक बहुत ही मतलब अच्छी टर्म है किसके लिए? इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, क्योंकि इसकी हेडिंग ही क्या थी आप देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। तो डिग्निफाइड लाइफ को इस बच्चे ने अलग से दिखाया हाईलाइट करके कि देखो सर मैंने कितना अच्छा वर्ड लिखा है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखो कितना अच्छा वर्ड इसने स्पेशली हाईलाइट किया। उसके बाद देखो कि लिंकन, है ना। उस बच्चे ने, पिछले वाले ने किसी बताया नहीं था कि स्टेटमेंट किसका है। इस बच्चे ने स्पेशली बताया है कि स्टेटमेंट किसका था। ये स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के बारे में जो होता है ना, कि मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, स्टेटमेंट किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। इस बच्चे ने देखो इसको स्पेशली अंडरलाइन किया, पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन किया। उसके बाद देखो एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ को, क्रिटिसिजिंग को, और देखो मैं आपको बताऊं लॉ एंड ऑर्डर को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, अथॉरिटेरियन रूल्स को, हर चीज को जो इस बच्चे ने अच्छी लिखी है ना, हर चीज को अंडरलाइन किया है। हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत गलतियां हो, और मैं आपको एक बात बताऊं, इस बच्चे का कंटेंट हो सकता है उसके जितना अच्छा नहीं है, बट फिर भी इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा है। अब आप देखो एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए? 7 नंबर दिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप मेरी एक एक बात को मानना, आपको नंबर मिलेंगे। देखो कितने नंबर मिले? 7 नंबर। और देखो आगे देखो, इसने एक वर्ड लिखा आंग सांग सूकी, है ना। सभी लोग जानते हो आंग सांग सूकी को। देखो कितना अच्छे से यूज किया है और कितना अच्छे से उसको अंडरलाइन किया है उस वर्ड को। एग्जामिनर देखो इस वर्ड को जरूर पढ़ेगा वो इस, और जब एग्जामिनर ऐसे जहां उसका दिमाग ऐसी उसकी आंखें क्लिक करती है, अच्छा आंग सांग सूकी लिखा है, तो वो उसके बाद के वर्ड, उसके आगे पीछे के वर्ड पढ़ता नहीं है, वो छोड़ देता है। अच्छा आंग सांग सूकी के बारे में भी लिखा है, ये बांग्लादेश में कुछ हुआ है उसके बारे में भी लिखा है। देखो मुजीबुर रहमान के बारे में भी लिखा है कि उसको मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका जो भी वहां मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जो कर दिया। देखो कितना राम राज्य के बारे में लिखा है, गांधी ड्रीम के बारे में लिखा है। हर चीज को अंडरलाइन किया है कि देखो सर मैंने कितना अच्छा लिखा है, देखो सर मैंने कितना अच्छा लिखा है। और देखो उसका फायदा कितना हुआ है। आप सभी लोग कह रहे थे क्या कि सर 2021 के अंदर तो बहुत टाइट मार्किंग हुई है। कहाँ टाइट मार्किंग हुई? देखो कितने नंबर मिले? 7 नंबर मिले। आप अच्छा लिख के तो आओ, वो आपको नंबर देगा, है ना। आप सोचो कि जो कुछ जो मन में आए वो लिख दिया जैसे कुछ भी और नंबर मिल जाए, ऐसा इतना आसान नहीं होता। देखो थोड़ा सा अच्छा आपको लिखना होगा। चलो जैसा आपने लिखा है कम से कम उसके अंदर जो जो अच्छी बातें हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करो, उनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखो, उनको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करो।
तो आपको बहुत नंबर मिलेंगे। और मैं ऐसा सिर्फ आपको इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, आप हिंदी में भी ऐसे लिखोगे, वहां भी ऐसा कर सकते हो, और अपने पेपर 1, 2, 3 में भी आप जब वो आंसर लिखो तो उनके अंदर भी ऐसा कर सकते हो। अब ये देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, दी वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बारे में जो भी लिखा है मतलब अच्छा लिखा है, और कितने नंबर मिले देखो 2 नंबर, कितने नंबर मिले 2 नंबर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इसके वर्ड को काउंट करोगे ना, ये पूरे वर्ड काउंट करोगे तो ये 150 से ऊपर वर्ड है आराम से। कितने वर्ड है? 150 प्लस आएंगे ये वर्ड, है ना, 150 प्लस आएंगे। देखो इस बच्चे ने इतना सारा कंटेंट लिखा, अच्छा भी लिखा, है ना, लेकिन देखो प्रेजेंटेशन कितना खराब है, कितना छोटा छोटा लिखा है, कितना छोटा छोटा लिखा, बहुत छोटा छोटा लिखा। इससे क्या हुआ कि इसका कंटेंट भी खत्म हो गया और इसके पास आगे का स्पेस बहुत सारा बच गया। उससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर क्या सोचता है, यार इसको इतना ही आता था, इसने तो इतना ही खत्म कर दिया, एक पेज तो इसने आगे का छोड़ ही दिया। जबकि इस बेचारे ने वर्ड अच्छे खासे लिखे हैं, बट फिर भी इसको कितने नंबर मिले? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि आगे जगह क्या दिख रही है? खाली दिख रही है एग्जामिनर को। यार ये इसी कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता, खुला खुला लिखता, पूरे पेज भर देता ना। मैं कह रहा हूँ इसी सेम कंटेंट के साथ इसमें एक वर्ड भी बिना चेंज किए हुए अगर इसको ऐसा का ऐसा खुला खुला बड़ा बड़ा लिख देता, मैं पक्का कह रहा हूँ इसको 4 नंबर मिलते इस बच्चे को। और अगर इसी सेम कंटेंट को जो लिखा है जैसा लिखा है इसको बड़ा बड़ा खुला खुला लिख देता, और साथ में क्या कर देता, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन भी कर देता, इसी बच्चे को 6 नंबर मिलते। सोचो सेम कंटेंट है, 2 नंबर मिले हैं, सेम कंटेंट है 4 नंबर मिलते, सेम कंटेंट है 6 नंबर मिलते, है ना। सारा खेल उस प्रेजेंटेशन का है, सारा खेल किसका है? प्रेजेंटेशन का है। क्योंकि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, हर बच्चे का आंसर एक दूसरे से अलग होगा, सब अपनी सब मतलब सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, उन्हीं को ही लिखेंगे बच्चे ना। सबका आंसर अलग अलग होगा, एग्जामिनर इस बात को अच्छे से समझता है। बट आपका प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए ना, उसमें भी तो आप यूनिफॉर्मिटी रख सकते हो क्या, कि यार मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, है ना। आगे चलो, देखो 2 नंबर मिले, आप इस कॉपी को अच्छे से देखो, कितने नंबर मिले? 2 नंबर। वर्ड कितने लिखे? 150 प्लस वर्ड है इस बच्चे के ना। अब आपको एक कॉपी और दिखाता हूँ। अब इस कॉपी को आप अच्छे से देखो, इस बच्चे ने किस पे लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी पे लिखा है। शुरुआत देखो कैसे की है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, है ना। देखो अब्राहम लिंकन के साथ इसने शुरुआत की कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन दी थी। अब ये जो कंटेंट आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना, इतना ये, इसमें कितने वर्ड होंगे आप बताओ? इसमें मुश्किल से मुश्किल 70 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? मुश्किल से मुश्किल 70 वर्ड्स हैं। और देखो इस बच्चे ने कितना दिमाग लगाया है, इसने इतना खुला खुला बड़ा बड़ा लिखा, अंडरलाइन किया है। देखो आप एक एक चीज को नोट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को, इंपोर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया। देखो आर्टिकल 19 को इसने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ देखो पार्ट 3 को अंडरलाइन कर रखा है, फ्रीडम को कर रखा है, फॉर पीपल ऑफ पीपल, अब्राहम लिंकन को अंडरलाइन कर रखा है, सबको कर रखा है। और देखो कितने कम वर्ड लिखे हैं, कितना मतलब खुला खुला बड़ा बड़ा लिखा और ऐसे कर दिया। ठीक है, अगला इसका आपको पेज और दिखाता हूँ, ये इसका नेक्स्ट पेज है ना। इसके अंदर भी देखो, ये इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 30 वर्ड्स है ना। और मैंने इस बच्चे के वर्ड काउंट भी किए थे, इसने कितने वर्ड लिखे हैं? मात्र इसने 100 से 110 के वर्ड के बीच में लिखा है। इससे पिछले वाले ने कितने लिखे थे? 150 लिखे थे, इससे अच्छे लिखे थे, इससे ज्यादा कंटेंट था, राइटिंग भी इससे ज्यादा अच्छी थी। और इस बच्चे ने कितने लिखे हैं? 100 ही वर्ड लिखे हैं, सोचो, और नंबर कितने मिले हैं? 4। देखो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखो प्रूव्ड चीज है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपको। इस कॉपी में और इससे पिछले वाली कॉपी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि उस बच्चे ने छोटे छोटे लिखे, एक लाइन के अंदर 10-10 वर्ड्स लिख दिए, और इस बच्चे ने क्या किया ना, एक लाइन के अंदर 3-4 वर्ड लिखे, खुले खुले लिखे, भगा भगा के। इससे क्या हुआ देखो, इसने वर्ड भी 100 लिखे, नंबर भी 2 ज्यादा मिले, टाइम भी कम लगा। हम्म? देखो ये जो एग्जाम है ना, ये नहीं बताना हमें कितना नॉलेज है ना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये नॉलेज है, मैं बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट बनूंगा, ये वो सब बाद की बातें हैं। हमारा जो सबसे प्राइम टारगेट है ना, वो हमें यही पूछना चाहिए किसी से भी, कि सर मैं ज्यादा नंबर कैसे लेके आऊं, मैं क्या करूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में ज्यादा नंबर कैसे लाऊं, मैं कैसे लिखूं पैराग्राफ की मुझे ज्यादा नंबर मिले। क्योंकि देखो कंटेंट सबके पास है, लिख सब देंगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या आप उसके अंदर कर दो कि आपको ज्यादा नंबर मिले। इस बच्चे ने देखो कितना दिमाग लगाया, बहुत थोड़ा सा लिख के कितनी लाइनें लिखी है इसने? 10 लाइनें लिखी है, 10 लाइनें, और कितने नंबर लिखे गए हैं? 4 नंबर निकाल के ले गया एग्जामिनर में से। इससे पहले वाले बच्चे ने, बेचारे ने, मतलब कम से कम ढंग ढंग की भी उसने 25 लाइनें लिखी है, अच्छे खासे वर्ड लिखे हैं, अच्छी राइटिंग लिखी है, कितने नंबर ले पाया? 2 नंबर। हाँ, यही डिफरेंस होता है देखो सब। उसके बाद चलो देखो, के बाद ये कॉपी है, ये मैं कॉपी इसलिए लाया था, इसमें हम आपको यही बता रहा था। इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही किस फॉर्मेट में लिखा है? पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है। पूरा का पूरा पैराग्राफ किस में लिखा है? पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है। मैं आपको इसे यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो मैं आपके वो सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ।
कि अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है पॉइंट फॉर्मेट में जल्दी जल्दी लिख दोगे, समय भी कम बचा हुआ है, टाइम भी नहीं है आपके पास ज्यादा, है ना, तो आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर आपके पूरे पैराग्राफ को काट दे पॉइंट की वजह से, ऐसा वो नहीं करेगा, है ना। अब देखो इस बच्चे ने पूरा पैराग्राफ किस में लिखा है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है, सब देखो सब लाइनें पॉइंट फॉर्मेट में, है ना। उसके बाद आगे चलो, देखो सब पॉइंट फॉर्मेट में, और एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए, 3 नंबर। वो देखो 3 नंबर दिए हैं, वो इस बच्चे की थोड़ी सी कमी है क्या, कि इस बच्चे ने क्या किया कि अंडरलाइन वनलाइन ढंग से नहीं की, थोड़ी राइटिंग को साफ नहीं रखा, बाकी इसने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा। मेनली मैं इस पे फोकस किस पे कर रहा हूँ, पॉइंट फॉर्मेट पे। यानी कि आप एग्जाम के अंदर पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, वो कोई गलत नहीं होगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो देखो 3 नंबर मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काट दिया हो एग्जामिनर ने, ऐसा नहीं किया। उसके बाद देखो, अब आप ये कॉपी देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा लिखा है ना। थाउजेंड्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स एंड फ्यूचर टू गेट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनिज्म, है ना। और देखो सबको अंडरलाइन भी किया है, सब कुछ ऐसा किया है, और राइटिंग भी देखो बहुत अच्छी, खूब बड़ा बड़ा ऐसे लिखा है। और देखो कितने नंबर मिले, 6.5 नंबर मिले, है ना। देखो कितने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे, इसकी वजह से इस बच्चे को क्या हुआ, इसको बहुत सारा लिखना पड़ा ना। इससे पहले जो एक मैंने आपको एक कॉपी और दिखाई थी जिसको 7 नंबर मिले थे, उसने कितना दिमाग लगाया, उसने खुले खुले वर्ड लिखे, साफ साफ लिखा, और क्या किया, सबको अंडरलाइन किया, कितने नंबर मिले, 7 नंबर। उससे इसने ज्यादा फार बेटर कंटेंट लिखा है, बट फिर भी आधा नंबर कम मिला है ना। तो देखो आप अपने वर्ड्स के फॉन्ट को थोड़ा बड़ा रखो, खुला खुला लिखो, साफ साफ लिखो, है ना। आप देखो जो पैराग्राफ आता है वो 200 वर्ड में लिखना होता है, और इससे पिछले वाले बच्चे की जो कॉपी मैंने आपको दिखाई थी उसने कितने वर्ड लिखे हैं, मात्र 100 वर्ड लिखे हैं, और कितने नंबर लेके चला गया, 4 नंबर। और उसने 100 वर्ड सोचो आप कितने कम समय में लिख दिए होंगे। मतलब मुझे लग रहा है उसका टाइम एकदम खत्म हो चुका होगा, खत्म होने वाला ही होगा, और वो लास्ट मोमेंट पर भी मतलब दिमाग लगा के 4 नंबर निकाल के ले गया एग्जामिनर से। ये होता है माइंड देखो खेल, है ना। और इस बच्चे ने देखो कितना भर भर के लिखा है, सब कुछ किया है, अंडरलाइन किया, सब कुछ किया है, और कितने नंबर मिले, 6.5 नंबर मिले, है ना। आगे चलते हैं, देखो अब देखो ये जो कॉपियां मैंने आपको इसीलिए दिखाई थी कि ये जीवन इतना छोटा होता है कि हम गलतियां कर करके नहीं सीख सकते हैं, है ना। और एग्जाम तो बहुत ही कम समय की चीज है यार, आप कितनी बार एग्जाम दोगे जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब 10 बार एग्जाम दोगे आरएस का, ऐसा है कि 2-3 साल से वैकेंसी आती है तो आप नहीं दे सकते, 5 बार भी नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान 3 बार भी दे पाएगा। एक सीरियस अटेम्प्ट एक बार देगा, और उसके बाद मतलब सेकंड अटेम्प्ट और दे देगा, मुश्किल से मुश्किल। ऐसा तो नहीं है कि 5-5 6-6 अटेम्प्ट हम दे रहे हैं, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतना समय भी नहीं दे सकते ना। तो मतलब ये जिंदगी बहुत छोटी है कि खुद गलतियां कर करके सीखें। मैं आपके सामने कॉपियां इसीलिए लाया था कि ये जो पहले से जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, इनकी गलतियों से हम थोड़ा बहुत सीख लें। इनकी गलतियों से भी सीखें, इनकी कॉपी से भी सीखें। और ऐसा ही नहीं है कि इनकी गलतियों से ही सीखें, इन्होंने जो चीजें अच्छी की है हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। गलतियों से भी सीखना है और इनकी अच्छाइयों से भी सीखना है, कि इन्होंने कुछ अगर अच्छी चीजें यूज की है, किसी कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो उससे भी हमें सीखना है। तो इन कॉपियों से आप अच्छे से सीखो। और देखो मैंने आपको क्या बताया, सेम ही कंटेंट के साथ आप 2 नंबर ला सकते हो, सेम ही कंटेंट के साथ आप 4 नंबर ला सकते हो, सेम ही कंटेंट के साथ आप 6 नंबर ला सकते हो। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, प्रेजेंटेशन का। और आप किधर भाग रहे हो, कंटेंट की तरफ। अरे कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रेजेंटेशन करना ना। तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दो, इनकी गलतियों से सीखो, इनकी अच्छाइयों से सीखो, इनकी अच्छी चीजें सीखो, बुरी चीजें मतलब गलतियों से कुछ सीखो ना। और आप खुद गलती कर करके मत सीखो। और जो अगर गलती से सीख रहा भी हो तो वो जो अभी मॉक टेस्ट होते हैं इनमें सीख लो। आप जो अपने यहाँ जो एग्जाम देते हैं जो बच्चे, आप मैं आपकी कॉपी चेक करता हूँ, एक एक बच्चे की एक एक गलती उसके अंदर लिखता हूँ ना, कि आप इसको ऐसे करते, इसको सही से लिखते, यहाँ आपने गलती किया, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करो, ग्रामर में करो, वोकैब में करो, स्पेलिंग आपकी ज्यादा गलत है। या फिर किसी बच्चे का लिखता हूँ कंटेंट बहुत अच्छा है बट थोड़ी सी इंग्लिश सही नहीं है, या किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है कंटेंट सही नहीं होता, तो वो भी उसको बताता हूँ इंग्लिश तो बहुत अच्छी है बट कंटेंट को थोड़ा सा अच्छा करो। मतलब आप पैराग्राफ में डायमेंशन दो, उसको डाइवर्सिफाई ज्यादा करो, उसको मतलब अलग अलग डायमेंशन से जोड़ो, है ना। बस सभी प्रकार के कमेंट देता हूँ, उनसे बस थोड़ा थोड़ा सीख लो, आप आराम से 6-7 नंबर लाओगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डरना बिल्कुल नहीं है इस चीज से, हाँ? बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप मैं कह रहा हूँ उन चीजों को फॉलो करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, कहाँ आप इलेबोरेशन में भी कर सकते हो और आप पैराग्राफ में भी कर सकते हो। एक तो देखो हमें बहुत बार इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये लाइनें ऐसी है कि आप इनको हर किसी पैराग्राफ में और हर किसी इलेबोरेशन में लिख कर आ सकते हो। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस टाइप का पैराग्राफ आएगा तो ही लिखनी है, या इस टाइप का इलेबोरेशन आएगा तो ही लिखनी है। आप हर किसी जगह आप लिख सकते हो, और ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, इट इज राइटली सेड। हमें बहुत बार ऐसे लिखना पड़ता है कि ये सही कहा गया है ना, यह सही कहा गया है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इट इज राइटली सेड, है ना। बस
इसके बाद कुछ भी लिख दो ना, इट इज राइटली सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइटली सेड दैट द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर ऑलवेज स्वीट, कुछ भी लिख दो इसके बाद, जो आपको लाइन अच्छी लगती है वो लिख दो, है ना, कुछ भी। और देखो दूसरी लाइन देखो क्या है, देखो द प्रोवर्ब, देखो आपको ना एलिब्रेशन के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसी शुरुआत करना, द प्रोवर्ब मीन्स, यानी कि प्रोवर्ब का मतलब क्या है, द प्रोवर्ब मीन्स दैट कुछ भी, सक्सेस एंड फेलियर आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, है ना, कि सफलता और असफलता क्या होती है, जिंदगी का ही हिस्सा होती है, सक्सेस एंड फेलियर आर दी पार्ट्स ऑफ लाइफ। या फिर क्या लिख सकते हो, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए ह्यूमन लाइफ ना, यानी कि एक इंसान की जिंदगी की क्या है, टू एस्पेक्ट्स होते हैं। अब देखो इसके अंदर आप सक्सेस फेलियर भी लिख सकते हो कि सक्सेस और फेलियर क्या होते हैं, मतलब आर दी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। या फिर देखो सक्सेस फेलियर की जगह आप हैप्पीनेस एंड सैडनेस भी लिख सकते हो, भाई ये भी तो इंसान की जिंदगी के हिस्से होते हैं ना, कि खुशी और गम, है ना, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, या फिर कुछ भी है ना, हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर दी पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, या कुछ भी आर दी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, है ना, हमारी जिंदगी के हिस्से होते हैं, या फिर किसी भी इंसान की जिंदगी के हिस्से होते हैं। या फिर ऐसे भी लिख दो, मतलब हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, कि किसी भी मतलब इंसान की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, कुछ भी मतलब मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो छोटा मोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो, एक ये लाइन देखो, ह्यूमन लाइफ इज वन लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस जर्नी, ये लाइन आप कहीं भी लिख सकते हो, आपके मतलब वो वर्क फ्रॉम होम वाला आए, चाहे फार्मिंग टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी आए, उसमें सब कहीं लिख सकते हो आप, क्या कि ह्यूमन लाइफ इज वन लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस जर्नी, यानी कि जो इंसान की जिंदगी वो क्या है, बहुत लंबी और क्या एक लगातार चलने वाली जर्नी है। या फिर जर्नी की जगह बैटल भी लिख सकते हो, कि ये एक लगातार चलने वाली और कॉन्टिन्यूअस बैटल है ना, भाई जिंदगी क्या है, जिंदगी एक लड़ाई, एक जंग है जिंदगी, और क्या है। तो ऐसी लाइनें आप कहीं भी घुसा सकते हो, इनको थोड़ा बहुत याद कर लो बस, ह्यूमन लाइफ इज वन लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस जर्नी, या फिर बैटल। और देखो अब देखो लास्ट में जब हमें कंक्लूड करना है ना, तो आप इस प्रकार लिखना, देखो 10 मतलब इस प्रकार से, THUS 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, 10 वी कैन कंक्लूड दैट, लिख दिया, वी कैन कंक्लूड दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग इज मोर हेल्पफुल, या फिर वेरी हेल्पफुल। बस कितना सिंपल तो है यार। देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दो ही तो वर्ड लिखने, इज वेरी हेल्पफुल, खत्म होगी बात। देखो तो बस इस प्रकार से इसको कंक्लूड कर देना लास्ट में, thus we can conclude that modern technology in farming is very helpful, या फिर वेरी एडवांस, कुछ भी लिख दो। देखो एग्जामिनर को भी पता है कि आप बहुत बड़े कोई न्यूज़पेपर के मतलब एडिटर नहीं हो, कोई बहुत अच्छा लिख के आओगे ना वहाँ, उसको पता है कि उसको एक ऐसा ब्यूरोक्रेट चाहिए जो नॉर्मली मतलब अपना मैसेज को सही से कन्वे कर पाए, बस इतनी सी नीड होती है। तो आप इस प्रकार की लाइनें लिखो और उसको सही से कंक्लूड करके वहां छोड़ दो। और देखो अब देखो ऐसी लाइन आपको बहुत बार जरूरत पड़ती है कि इस चीज का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, है ना, कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, या फिर कुछ भी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कुछ भी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो ये लाइनें आप कहीं भी घुसा सकते हो। उसके बाद देखो देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में, हु हैज नॉट यूज्ड टेक्नोलॉजी, जिसने टेक्नोलॉजी का यूज ना किया हो, ये लाइन भी आप लिख सकते थे। अब देखो एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आया था आपके पैराग्राफ, तो ऐसा लिख दो, देयर इज नो वन हु हैज नॉट यूज्ड क्रेडिट कार्ड्स, ऐसा कोई नहीं है जिसने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज, एटीएम का यूज ना किया हो। ऐसी लाइनें आप कहीं भी फिट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात देखो, मैं देखता हूँ बच्चे जब कभी भी पैराग्राफ को शुरू करते हैं तो ऐसे शुरू करते हैं, आजकल जैसे ना इन टूडेज वर्ल्ड, है ना, मतलब आज की दुनिया में, इन टूडेज वर्ल्ड ऐसा लिख के कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी वजह आप ऐसे लिखो, देखो एट प्रेजेंट एरा, है ना, कि प्रेजेंट मतलब आज के समय में, आज के समय में क्या हो रहा है ना, एट प्रेजेंट एरा, ऐसे मतलब बस ये थोड़े बहुत जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं, इनकी आप हेल्प लो, इनके हेल्प से आप 5-4 लाइनें आराम से बना दोगे। 5-7 लाइनें खुद की तरफ से लिख देना, एक आध लाइन तो एग्जाम में लिखी मिलती है आपको, वैसे 5-7 खुद लिख देना, मतलब 5-7 इससे बना लेना, हो गया आपका पैराग्राफ। इतना आप आराम से लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत आप घबराओ मत, डरो मत इस चीज से, आप ऐसे मत सोचो कि वहां पता नहीं, आप एक तो इलेबोरेशन पैराग्राफ, इनके नाम से ही ऐसे डर रहे हो, ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है। जिस इंसान ने टॉप किया ना, फर्स्ट रैंक आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसने भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का लिखा होगा, वही नॉर्मल जैसा आप लिखते हो वैसा ही लिखा था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, 2 नंबर ज्यादा मिल गए। आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही नहीं करके आते हो तो आपको 2 नंबर कम मिलते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, इन एक एक चीज को आप अच्छे से आत्मसात करो, आपके नंबर खूब बढ़ेंगे। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो इसके साथ देखो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया ना। जो देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो काम की बातें थी वो सब मैंने आपको यहाँ बताई है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे बोले कि सर लिखना सिखाओ, तो यार मैंने आपको लिखना भी सिखाया है, बट उसके लिए आपको ट्रांसलेशन के वीडियो देखने होंगे, और बहुत ही शिद्दत के साथ एकदम आराम से इत्मीनान के साथ बैठ के उनको देखना,
उनके ऊपर थोड़ा समय देना। मैंने उस मतलब बहुत उस वो जो बड़ा पोर्शन है जो ऑफलाइन में कम से कम 10 दिन लगते हैं, मैंने उसको 2 क्लासों में कर दिया है। बट आप उसमें जितना उसका ड्यू टाइम है वो देना और उसको अच्छे से सीखना। देखो ऑफलाइन में होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब टीचर क्लास में उनको सिखाता रहता है, टाइम पास करता रहता है, कॉपी देखता रहता है, तो बच्चे को इतना फील नहीं होता कि यार इतना समय लग गया। बट ऑफलाइन में उसी चीज उसी कंटेंट को अगर 10 क्लासों में करवाया जाए तो आप खुद भी बोर हो जाओगे। इसलिए उसको क्या किया है कि आपके आपके जो टाइम है उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसको मतलब जल्दी खत्म कर दिया ना, कि भाई आपको पूरा कंटेंट दे दिया। अब आपके एंड पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो एक रफ कॉपी निकालो, उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस करो, खुद सेंटेंस बनाओ, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, आप आराम से सीख जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज के दिन में मतलब 3 से 4 सेंटेंस बनाओ अच्छे अच्छे, है ना। बस आपके देखो 20 दिन में कितने बन जाएंगे, 100 सेंटेंस तैयार हो जाएंगे आपके पास। 100 सेंटेंस अगर आप इंग्लिश के अच्छे सेंटेंस सीख गए ना, आप कुछ भी लिख दोगे एग्जाम के अंदर। इतनी छोटी सी चीज है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो वो पैराग्राफ, हमारा पूरा पैराग्राफ राइटिंग खत्म हो गया। अब देखो ये रिपलाइट के बारे में आपको बताता हूँ। रिपलाइट में क्या है, आपको देखो सब कुछ मिलेगा। देखो टेस्ट सीरीज है, कलम है। और देखो आपने कलम के तो वीडियो वैसे यूट्यूब पर भी है, आप लोगों ने देखे। कलम के वीडियो आप सभी लोग देखो, उसके अंदर आपको सही में पता चलेगा कि एक तो आपको कोई भी आंसर कैसे लिखना है, दूसरा ये जो इलेबोरेशन पैराग्राफ ऐसे कैसे लिखने हैं आपको पता चलेगा, कि सर इसमें अलग अलग डायमेंशन कैसे देनी है ना। वो आपको सब कुछ पता चलेगा। और देखो वीआईपी आपको पूरा मिलेगा। टारगेट 120, टारगेट 120 स्पेशल कोर्स होता है किसके लिए, ये पेपर 4 के लिए। इसकी पूरी वर्कशीट आपको मिलेगी, पूरा सब कुछ मिलेगा। सिर्फ इसमें क्या नहीं है, तो बस आपकी कॉपी नहीं चेक होगी ना, कॉपी वैल्यूएशन नहीं है, बाकी सब कुछ है। डिटेल्ड सॉल्यूशन है, उसकी वीडियो है, सब कुछ है। तो देखो ओल्ड स्टूडेंट के लिए कितने का है, 3000 का, और न्यू के लिए कितने का है, 5000 का। अब देखो आगे चलते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट सिविल के टेलीग्राम चैनल पे जाना है, और लेट्स कनेक्टेड पे आपको क्या कर देना है, सिर्फ मैसेज करके छोड़ देना है ना। आगे चलो देखो हाउ टू ज्वाइन हो गया। अब देखो ये छोटी आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, हर किसी इंसान की आपको क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। और देखो एक्सरसाइज जरूर क्या करो, एक्सरसाइज करने से फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत हेल्प मिलती है ना, मतलब आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हो। और दूसरा देखो आपको अच्छा अच्छा खाना खाना, ईट हेल्दी, और घर पे जरूर बात किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप थोड़ा तनाव मत फील किया करो, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब बस अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, आप बिल्कुल मत डरा करो किसी चीज से ना। बोले एग्जाम एग्जाम कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो, जितना हवा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली पेपर 4 तो बेचारा बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी थोड़ा बहुत रट लो। इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये वो, करंट से जोड़ो, करंट का इसमें इंक्लूड करो, वैल्यू एडिशन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार रट के छोड़ दो, काम खत्म। आगे देखो ये सब है। देखो आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और देखो वीडियो को लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा ना लगे तो। और आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और देखो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको पूरा बता दिया है पहले ही ना। तो चलो इसी के साथ आपको जय हिंद। मिलते हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर में। किस चीज का होगा अपना, वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का, अनसीन पैसेज का, है ना। चलो ठीक है, ओके बाय।